चैप्टर 8 पोर्ट एंजेलिस। जेस चीफ से ज्यादा तेज कार चलाती थी, इसलिए हम 4 बजे तक पोर्ट एंजेलिस पहुंच गए। काफी समय से मैं गर्ल्स नाइट आउट में नहीं गई थी, इसलिए ये हार्मोन का प्रवाह प्रफुल्लित करने वाला था। हमने रॉक संगीत सुना और जेसिका उन लड़कों के बारे में बताती रही जिनके साथ हम उठते बैठते थे। माइक के साथ जेसिका का डिनर काफी अच्छा रहा था और वह उम्मीद कर रही थी कि शनिवार रात तक वे पहले चुंबन तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। मैं खुश होकर मन ही मन मुस्कराई। एंजेला डांस में जाने को लेकर खास खुश नहीं थी, क्योंकि एरिक में उसकी सच्ची रुचि नहीं थी। जेस ने उससे उगलवाने की कोशिश की कि वह किस किस्म के लड़कों में सच्ची रुचि लेती है, लेकिन थोड़े समय बाद मैंने ड्रेसेस के बारे में सवाल पूछकर उसे बचा लिया। बदले में एंजेला ने मुझे कृतज्ञता भरी निगाह से देखा। पोर्ट एंजेलिस सुंदर एवं छोटा टूरिस्ट स्पॉट था, जो फोक से ज्यादा सुसंस्कृत और अनूठा था। जेसिका और एंजेला इसे अच्छी तरह से जानती थीं, इसलिए उन्होंने खाड़ी के पास के मनमोहक समुद्र तट पर तख्ते से बने हुए मार्ग पर समय बर्बाद नहीं किया। जेस शहर के एक बड़े डिपार्टमेंट स्टोर तक कार ले गई, जो खाड़ी इलाके के पर्यटक स्थलों से कुछ दूर था। डांस को अर्ध औपचारिक बताया गया था, इसलिए हमें पक्का नहीं पता था कि इसका क्या मतलब था। जेसिका और एंजेला दोनों को ही यकीन नहीं हुआ जब मैंने उन्हें बताया कि फीनिक्स में मैं कभी डांस में नहीं गई थी। तुम कभी किसी बॉयफ्रेंड के साथ भी नहीं गईं? जेस ने शंका से पूछा जब हम स्टोर के सामने वाले दरवाजे से अंदर घुसे। देखो सच्ची, मैंने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की, क्योंकि मैं अपनी डांस की समस्याओं को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा ही नहीं, कोई बनने के करीब भी नहीं था। मैं बाहर ज्यादा नहीं जाती थी। क्यों नहीं? जेसिका ने मांग की। किसी ने मुझसे बाहर चलने को कहा ही नहीं, मैंने ईमानदारी से जवाब दिया। वह संदेह में दिख रही थी। उसने मुझे याद दिलाया, यहाँ तो लोग तुम्हें बाहर चलने को कहते हैं, लेकिन तुम उन्हें मना कर देती हो। अब हम जूनियर सेक्शन में पहुंच चुके थे और रक्स पर ड्रेसअप कपड़ों को खोज रहे थे। टाइलर को छोड़कर एंजेला ने धीरे से सुधार किया। क्या? मैं तेजी से सांस खींचते हुए बोली। तुमने क्या कहा? टाइलर ने सबको बता दिया है कि वह तुम्हारे साथ प्रॉम में जा रहा है। जेसिका ने संदिग्ध आंखों से मुझे जानकारी दी। उसने क्या कहा? मेरी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। मैंने तुम्हें बताया था ना कि यह सच नहीं है, एंजेला ने जेसिका से फुसफुसाकर कहा। मैं खामोश थी और अब भी सदमे में थी, जो तेजी से चिढ़ में बदल रहा था। लेकिन हमें ड्रेस रैक्स मिल गए थे और अब हमें काम करना था। इसलिए लॉरेन तुम्हें पसंद नहीं करती, जेसिका खिलखिलाई जब हमने कपड़ों पर हाथ फेरे। मैंने दांत पीसे। अगर मैं उस पर अपना ट्रक चढ़ा दूं, तो क्या वह दुर्घटना के बारे में अपराधी महसूस करना छोड़ देगा? तब क्या वह बदला चुकाने की कोशिशें छोड़ देगा और हिसाब बराबर मान लेगा? शायद। जेस मक्कारी से हंसी। अगर वह सिर्फ इसीलिए कर रहा हो तो। जैसी ड्रेस हम चाहती थी, उसके विकल्प वहां ज्यादा नहीं थे, लेकिन उन दोनों को ही कुछ ड्रेसेस जम गईं। मैं ड्रेसिंग रूम के ठीक भीतर 3 तरफा दर्पण के पास एक निचली कुर्सी पर बैठ गई और अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करने लगी। जेस 2 ड्रेसेस के बीच तय नहीं कर पा रही थी, एक लंबी, बिना फीते वाली सादी काली ड्रेस और दूसरी, स्पघेटी फीते वाली घुटने तक की इलेक्ट्रिक ब्लू ड्रेस। मैंने उसे नीली वाली चुनने के लिए प्रोत्साहित किया। मैंने कहा, इससे आंखें उभर कर दिखेंगी। एंजेला ने हल्की गुलाबी ड्रेस चुनी, जो उसके लंबे कद पर अच्छे से लिपट जाती थी और उसके हल्के भूरे बालों की शहद जैसी रंगत को उभारती थी। मैंने दोनों ड्रेसेस की खुलकर प्रशंसा की और ठुकराए गए कपड़े रैक पर रखने में मदद की। घर पर रिनी के साथ मैंने खरीदारी की। जो यात्राएं की थीं, उन्हें देखते हुए ये यात्रा काफ़ी छोटी और ज़्यादा आसान थी। मैं सोचने लगी कि सीमित विकल्पों की वजह से निर्णय लेना आसान होता है। जूतों और श्रृंगार के दूसरे सामानों के लिए हम एक्सेसरीज सेक्शन में गए। वे चीज़ों को पहनकर देखती रहीं और मैं सिर्फ उन्हें देखकर राय देती रही। मैं खुद के लिए कुछ खरीदने के मूड में नहीं थी, हालांकि मुझे नए जूतों की ज़रूरत थी।
टाइलर पर चिढ़ की वजह से गर्ल्स नाइट का उत्साह कम हो रहा था और निराशा का द्वार खुलने लगा था। एंजेला, मैंने झिझकते हुए शुरुआत की। जब वो गुलाबी फीतेदार हील्स के जूतों को आजमा रही थी, उसे बहुत खुशी थी कि उसे इतने लंबे कद वाला साथी मिल रहा है कि वह आखिरकार हाई हील वाले जूते पहन सकती है। जेसिका ज्वेलरी सेक्शन की तरफ चली गई थी, इसलिए हम दोनों अकेली थीं। हाँ, उसने अपना पैर बाहर निकाला और जूते को ज्यादा अच्छी तरह देखने के लिए टखना मोड़ा। मैंने हाँ कह दिया। मुझे ये पसंद हैं। मैं सोचती हूँ कि मैं इन्हें ले लूँ, वैसे ये एक ड्रेस को छोड़कर किसी से मैच नहीं करते, उसने सोचते हुए कहा। ओह, खरीद भी लो, ये सेल पर मिल रहे हैं, मैंने प्रोत्साहित किया। वह मुस्कराए और एक बॉक्स को बंद किया, जिसमें ज्यादा व्यावहारिक दिखने वाले धूमिल सफेद जूते रखे हुए थे। मैंने एक बार फिर कोशिश की। देखो, एंजेला, उसने उत्सुकता से ऊपर देखा। क्या कलन लोगों के लिए ये सामान्य है? मैंने अपनी निगाह जूतों पर रखी कि वे स्कूल से काफी बाहर रहें। मैं उदासीन दिखने की कोशिश में बुरी तरह असफल रही। हाँ, जब मौसम अच्छा होता है तो वे हमेशा बैकपैकिंग करने जाते हैं, डॉक्टर भी। वे सभी आउटडोर प्राणी हैं, उसने मुझे धीरे से बताया और अपने जूतों की जांच भी करती रही। उसने एक भी सवाल नहीं पूछा। दूसरी तरफ, अगर जेसिका होती तो सैकड़ों सवाल दाग देती। मैं एंजेला को सचमुच पसंद करने लगी थी। ओह, मैंने इस विषय पर आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि जेसिका हमें स्फटिक की ज्वेलरी दिखाने आ गई थी, जो उसके सिल्वर जूतों से मैच कर रही थी। हमने समुद्र तट पर एक छोटे इतालवी रेस्टोरेंट में डिनर लेने की योजना बनाई थी, लेकिन ड्रेस खरीदने में उतना समय नहीं लगा था जितना हम सोच रहे थे। जेस और एंजेला अपने कपड़े कार में रखकर खाड़ी के आसपास घूमने वाले थे। मैंने उनसे कहा कि मैं 1 घंटे बाद उनसे रेस्तरां में मिलूंगी, मैं कोई बुक स्टोर खोजना चाहती हूँ। वे दोनों भी मेरे साथ चलने को तैयार थीं, लेकिन मैंने कहा कि वे मज़े करें। वे नहीं जानती थीं कि किताबों से घिरे होने पर मैं कितनी मगन हो सकती हूँ। यह एक ऐसा काम था जो मुझे अकेले करना पसंद था। वे खुशी खुशी बातें करते हुए अपनी कार तक गईं और मैं उस दिशा में चल दी जिधर जेस ने इशारा किया था। मुझे बुक स्टोर खोजने में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन यह वैसा बुक स्टोर नहीं था जिसे मैं खोज रही थी। बुक स्टोर की डिस्प्ले विंडोज स्फटिक के सामानों, सपने पकड़ने वाले यंत्रों और आध्यात्मिक उपचार की किताबों से भरी थीं। कांच के पार लंबे सफ़ेद बालों वाली 50 साल की एक महिला दिख रही थी, जिसके बाल पीछे की तरफ थे और जो 60 के दशक की ड्रेस पहने थी। उसने मुस्कराते हुए काउंटर के पीछे से मेरा स्वागत किया। मैंने निर्णय लिया कि यह एक ऐसी बातचीत थी जिसे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। शहर में कोई सामान्य बुक स्टोर भी तो होगा। मैं सड़कों पर भटकती रही, जो अब कामकाजी दिन खत्म होने वाले ट्रैफिक से भरी थीं। मुझे उम्मीद थी कि मैं शहर के केंद्र की तरफ जा रही। मैं कहाँ जा रही हूँ, इस पर मैं उतना ध्यान नहीं दे रही थी जितना मुझे देना चाहिए था। मैं निराशा से जूझ रही थी। मैं एडवर्ड के बारे में न सोचने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी और एंजेला ने जो बताया था, उसके बाद मैं शनिवार की उम्मीदें छोड़ने की सबसे ज्यादा कोशिश कर रही थी। मैं उस निराशा से डर रही थी जो बाकी से ज्यादा दर्दनाक होगी। तभी मुझे पार्किंग में एक सिल्वर वोल्वो दिखी और निराशा के सैलाब ने मुझे डुबो दिया। मैं मन ही मन सोचने लगी, मूर्ख, अविश्वसनीय वैम्पायर। मैं दक्षिण दिशा में पैर घसीटकर चलने लगी, कांच की विंडो वाली दुकानों की ओर, क्योंकि वही संभावनाएं नजर आ रही थीं। लेकिन वहां पहुंचकर मैंने देखा कि वहां बस एक रिपेयर शॉप है और बाकी जगह खाली पड़ी है। जेस और एंजेला से मिलने में अभी काफी समय था और उनसे मिलने से पहले मुझे अपने मूड को भी सुधारना था। मैंने अपनी अंगुलियां अपने बालों में 2-3 बार फेरी और कुछ गहरी सांसें लीं। और फिर मैं मुड़ गई। एक और सड़क पार करने पर मुझे एहसास होने लगा कि मैं गलत दिशा में जा रही हूँ। पैदल चलते सारे लोग उत्तर दिशा में जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि यहाँ की ज्यादातर इमारतें वेयरहाउस थीं। मैंने अगले मोड़ पर पूर्व दिशा में जाने का निर्णय लिया। मैं सोच रही थी कि कुछ ब्लॉक आगे जाने के बाद मैं समुद्र तट तक पहुँचने के लिए एक अलग सड़क पकड़ लूंगी। जिधर मैं जा रही थी
उस मोड़ पर 4 पुरुषों का समूह दिखा। उन्होंने इतने अनौपचारिक कपड़े पहने थे कि वे ऑफिस से छूटने वाले कर्मचारी नहीं लगते थे, लेकिन वे इतने गंदे दिख रहे थे कि टूरिस्ट भी नहीं हो सकते थे। जब मैं उनके पास पहुंची तो मुझे दिखा कि उनकी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा नहीं है। वे आपस में जोर जोर से हंसी मजाक कर रहे थे, जमकर हंस रहे थे और एक दूसरे के हाथों पर मुक्के मार रहे थे। मैं बगल वाली फुटपाथ पर ज्यादा से ज्यादा अंदर हो गई ताकि उन्हें जगह दे सकूं। मैं तेजी से चलने लगी और उनके आगे मोड़ पर देखने लगी। अरे सुनो तो, मेरे पास से गुजरते वक्त उनमें से एक चिल्लाया। वो मुझसे ही बोल रहा होगा क्योंकि दूसरा कोई आसपास नहीं था। मैंने अपने आप निगाह उठाई। उनमें से 2 रुक गए थे और बाकी 2 धीमे हो रहे थे। 25 साल से कम उम्र का भारी काले बालों वाला आदमी मेरे सबसे करीब था और ऐसा लग रहा था कि उसी ने मुझसे बोला था। वह फलालेन की शर्ट पहने था और उसके नीचे एक गंदी टी शर्ट, कट ऑफ जीन्स और सैंडल थे। उसने मेरी तरफ आधा कदम बढ़ाया। हेलो, मैं बुदबुदाई, जो स्वतः प्रतिक्रिया थी। फिर मैंने जल्दी से दूर देखा और तेजी से मोड़ की तरफ चलने लगी। पीछे तेज आवाज में उनके हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। अरे ठहरो तो, उनमें से एक पीछे से बोला, लेकिन मैंने अपना सिर नीचे रखा और राहत की सांस के साथ मुड़ मुड़ गई। मुझे अब भी अपने पीछे उनके हंसने की आवाज आ रही थी। मैंने खुद को एक फुटपाथ पर पाया जो कई धूसर रंग के वेयरहाउसों के पीछे ले जा रही थी। हर वेयरहाउस के दरवाजे बहुत बड़े थे ताकि ट्रक से सामान उतारने में आसानी रहे। शाम का समय होने के कारण सभी पर ताले लग चुके थे। सड़क के दक्षिणी हिस्से में कोई फुटपाथ नहीं थी, बस चेन वाली फेंस थी जिसके ऊपर कांटेदार तार थे जो इंजन पार्ट्स के अहाते की सुरक्षा की खातिर लगाए गए थे। मैं पोर्ट एंजेलिस के उस हिस्से से काफी दूर आ गई थी जो पर्यटकों के लिए सुरक्षित था। मुझे एहसास हुआ कि अंधेरा होने लगा था। बादलों ने पश्चिमी क्षितिज पर भीड़ लगा दी थी, जिस वजह से सूर्य जल्दी अस्त हो रहा था। पूर्वी आसमान अब भी साफ था, लेकिन गुलाबी और सुनहरी धारियों के साथ अब भूरा होने लगा था। मेरी जैकेट कार में ही छूट गई थी और अचानक कंपी की वजह से मैंने अपनी बाहें सीने पर कसकर बांध लीं। एक अकेली वैन मेरे पास से गुजरी और फिर पूरी सड़क खाली थी। आसमान अचानक ज्यादा काला हो गया। जब मैंने बादलों को घूरने के लिए अपने कंधे के ऊपर से पीछे देखा तो मुझे ये देखकर सदमा लगा कि 2 पुरुष मेरे 20 फुट पीछे चुपचाप चल रहे थे। वे उन्हीं में से थे जिनके पास से मैं मोड़ पर गुजरी थी, हालांकि उनमें वह काला वाला नहीं था जिसने मुझसे बोला था। मैंने तुरंत अपना सिर आगे घुमाया और अपनी रफ्तार तेज कर दी। अब मैं एक ऐसी ठंड की वजह से कांपने लगी जिसका मौसम से कोई संबंध नहीं था। मेरे पसलिया था का फीता कंधे पर था और मैंने इसे अपने शरीर के पास लटका ताकि इसे कोई छीनकर भाग न सके। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरा मिर्च वाला स्प्रे कहाँ था। यह अब भी पलंग के नीचे रखे मेरे मोटे कपड़े वाले बैग में था, जिसे मैंने कभी खाली नहीं किया था। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, एक 20 का नोट था और कुछ 1 के। मैंने सोचा कि मैं संयोग से अपना बैग गिराकर दूर चली जाऊंगी, लेकिन मेरे दिमाग के पीछे की एक छोटी और डरी हुई आवाज ने मुझे चेतावनी दी कि इनके इरादे चोरी से भी बदतर हो सकते हैं। मैं उनके शांत कदमों की आहट को गौर से सुनती रही। वे बहुत शांति से चल रहे थे, जब उनकी तुलना उस धींगामस्ती वाले शोर से की जाए जो वे पहले कर रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि वे अपनी गति बढ़ा रहे थे या मेरे ज्यादा करीब आ रहे थे। सांस लो, मैंने खुद को याद दिलाया। तुम्हें नहीं पता कि वे तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। मैं दौड़े बिना जितनी तेज चल सकती थी चलने लगी और दाएं हाथ के मोड़ पर ध्यान केंद्रित किया, जो अब मुझसे सिर्फ कुछ गज दूर था। मैं उनकी आहट सुन सकती थी, जो पहले जितनी ही दूर थी। एक नीली कार दक्षिण से सड़क पर आई और तेजी से मेरे पास से गुजर गई। मैंने उसके सामने कूदने के बारे में सोचा, लेकिन फिर मैं झिझक गई और संकोच करती रही। मुझे पक्का विश्वास नहीं था कि वे लोग सचमुच मेरा पीछा कर रहे हैं। और फिर बहुत देर हो चुकी थी। मैं मोड़ पर पहुंच गई, लेकिन पहली निगाह डालते ही समझ में आ गया कि यह एक और इमारत के पीछे जाने वाला अंधा मार्ग है।
मैं उम्मीद में आधी पलटी। मुझे जल्दी से दिशा सही करनी थी और संकरे ड्राइव के पार जाकर दोबारा फुटपाथ पर पहुंचना था। सड़क अगले मोड़ पर खत्म हो गई, जहां स्टॉप का संकेत था। मैंने अपने पीछे के मध्यम कदमों की आहट पर ध्यान केंद्रित किया और यह सोचने लगी कि दौड़ूं या नहीं। वे बहुत पीछे लग रहे थे और मैं जानती थी कि वे मुझसे ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं। मुझे यकीन था कि अगर मैंने दौड़ने की कोशिश की तो मैं सड़क पर गिर जाऊंगी। मैंने अपने कंधे के ऊपर से त्वरित निगाह डाली। वे अब शायद 40 फुट की दूरी पर थे। मैंने राहत महसूस की, लेकिन वे दोनों मुझे घूर रहे थे। मोड़ तक पहुंचने में काफी लंबा समय लग रहा था। मैंने अपनी गति स्थिर रखी। मेरे पीछे आने वाले आदमी हर कदम के साथ ज्यादा पीछे होते जा रहे थे। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि उनकी वजह से मैं डर रही हूं और उन्हें इस बात पर अफसोस हो रहा था। मैंने देखा कि मैं जिस चौराहे की तरफ जा रही थी, वहां उत्तर की ओर जाने वाली 2 कारें गुजरीं। मैंने राहत की सांस ली। एक बार जब मैं इस वीरान सड़क से निकल जाऊंगी तो चिंता की बात नहीं होगी, क्योंकि आसपास ज्यादा लोग होंगे। मैं कृतज्ञ आह के साथ मोड़ पर मुड़ गई और फिर मैं एक झटके से रुक गई। सड़क पर दोनों तरफ सूनी, द्वाररहित, खिड़की रहित दीवारें थीं। मैं 2 चौराहे दूर स्ट्रीट लैंप, कारें और पैदल यात्री देख सकती थी, लेकिन वे सब बहुत दूर थे। जब मैं फुटपाथ पर रुकी तो आधी सड़क दूर पश्चिमी इमारत से टिके हुए समूह के दूसरे 2 पुरुष रोमांचित मुस्कान से मुझे देख रहे थे। मुझे तो घेरा जा रहा था। मैं सिर्फ पल भर के लिए रुकी, लेकिन ये बहुत लंबा महसूस हुआ। फिर मैं मुड़ी और दौड़कर सड़क के दूसरी तरफ पहुंची। मेरे मन में एक डूबता एहसास था कि यह फिजूल की कोशिश है। मेरे पीछे कदमों की आहट अब ज्यादा तेज होती जा रही थी। तो तुम मिल गईं। भारी, काले बालों वाले आदमी की गूंजती आवाज ने खामोशी तोड़ी और मैं उछल पड़ी। बढ़ते अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे पार देख रहा हो। हाँ, मेरे पीछे से एक आवाज ने जवाब दिया, जिससे मैं एक बार फिर उछल पड़ी। मैंने सड़क पर जल्दी से चलने की कोशिश की। हमने थोड़ा चक्कर लगा लिया था। मेरे कदमों को अब धीमा होना पड़ा। मैं अपने और मजाक करते जोड़ों के बीच की दूरी को बहुत जल्दी कम कर रही थी। मेरी चीख काफी तेज है, इसलिए मैंने हवा अंदर खींची और इस चीख का इस्तेमाल करने की तैयारी की, लेकिन मेरा गला इतना सूख गया था कि मुझे पता नहीं था कि मैं कितनी तेज चीख पाऊंगी। तेज गतिविधि के साथ मैंने अपना पस अपने सिर के ऊपर से निकाला और एक हाथ से इसका पट्टा पकड़ लिया। जरूरत पड़ने पर मैं इसे छोड़ने या हथियार की तरह इसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गई। मोटा आदमी दीवार से दूर आया जब मैं सावधानी से रुक गई और सड़क पर धीरे धीरे चल दी। मुझसे दूर रहना, मैंने एक ऐसी आवाज में चेतावनी दी जिसे मैं शक्तिशाली और निडर बनाना चाहती थी, लेकिन सूखे गले के बारे में मेरा अनुमान सही था। आवाज तेज नहीं निकल रही थी। ऐसा मत बोलो प्रिया, उसने कहा और मेरे पीछे से ठहाका फिर से शुरू हो गया। मैंने कुछ फुट की दूरी पर दहशत में वह याद करने की कोशिश की जो मुझे आत्मरक्षा के बारे में बताया गया था। मुट्ठी मारकर नाक तोड़ दो या सिर पर मारो। अंगुली आंख में डाल दो, आंख बाहर निकाल दो। और जाहिर है, पुरुषों के गुप्त इलाके में घुटना या लात मार दो। तभी मेरे दिमाग में वही निराशावादी आवाज आई और उसने मुझे याद दिलाया कि मेरे पास शायद उनमें से किसी एक के खिलाफ भी कोई मौका नहीं था और यहाँ तो वे 4 थे। चुप रहो, मैंने इस आवाज को आदेश दिया ताकि दहशत के कारण मैं अपाहिज न हो जाऊं। मैं उनमें से किसी को गिराए बिना नहीं गिरने वाली थी। तभी अचानक मोड़ पर हेडलाइटें नाचने लगीं। कार मोटे वाले आदमी से टकराते टकराते बची और वह उछलकर फुटपाथ पर जाने के लिए मजबूर हो गया। मैंने सड़क पर गोता लगाया, इस कार को या तो रुकना होगा या फिर मुझे टक्कर मारनी होगी, लेकिन वह सिल्वर कार अप्रत्याशित रूप से धीमी हो रही थी। ये घिसकते हुए रुकी और मुझसे कुछ फुट दूर पैसेंजर द्वार खुल गया। गुस्से से भरी एक आवाज ने आदेश दिया, अंदर बैठ जाओ। यह आश्चर्यजनक था कि कार में बैठने से पहले ही उसकी आवाज सुनते ही गले को बंद करने वाला डर कितनी जल्दी गायब हो गया था और सुरक्षा का भाव मेरे रोम रोम में व्याप्त हो गया था। मैं उछलकर सीट पर बैठी और कार का दरवाजा बंद कर लिया।
कार में अंधेरा था, इसलिए दरवाज़ा खुलने पर बाहर रोशनी नहीं आई थी। डैशबोर्ड की चमक में उसका चेहरा मुश्किल से दिखाई दे रहा था। टायरों ने आवाज़ की जब उसने उत्तर दिशा की तरफ गाड़ी मोड़ी और बहुत जल्दी गति बढ़ा दी। वह सड़क पर स्तब्ध पुरुषों की तरफ कार लहरा रहा था। मैंने उन्हें फुटपाथ की तरफ गोता लगाते हुए देखा। फिर हम सीधे हुए और तेज गति से बंदरगाह की तरफ जाने लगे। अपनी सीट बेल्ट पहन लो, उसने आदेश दिया। तब कहीं जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं दोनों हाथों से सीट को पकड़े थी। मैंने तुरंत आदेश का पालन किया। बेल्ट लगने की आवाज़ अंधेरे में जोर से सुनाई दी। उसने तेजी से बायां मोड़ काटा और बिना रुके कई स्टॉप साइंस पार कर गया। लेकिन मैं पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रही थी और हाल फिलहाल मुझे रत्ती भर भी परवाह नहीं थी कि हम कहाँ जा रहे थे। मैंने गहरी राहत में उसके चेहरे को घूरा। इससे मुझे ऐसी राहत मिली जो अचानक बचने से भी ज्यादा थी। मैंने सीमित रोशनी में उसके बेदाग नैन नक्श को पढ़ने की कोशिश की और अपनी सांस के सामान्य होने का इंतजार करने लगी, जब तक कि मुझे यह नहीं दिख गया कि वह बहुत गुस्से में दिख रहा था। तुम ठीक हो? मैंने भर्राई हुई आवाज में पूछा। नहीं, वो रूखे अंदाज में बोला और वह आग बबूला था। मैं खामोश बैठी बैठी उसका चेहरा देखती रही। उसकी आग जैसी आंखें सीधे सामने घूरती रहीं, जब तक कि कार अचानक रुक नहीं गई। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा था कि सड़क के पास लगे अंधेरे पेड़ों की कतारों की अस्पष्ट रूपरेखा के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। निश्चित रूप से अब हम शहर में नहीं थे। बेला, उसने कहा, उसकी आवाज़ कसी हुई और नियंत्रित थी। हाँ, मेरी आवाज़ अब भी भर्राई हुई थी। मैंने धीरे से गला साफ करने की कोशिश की। तुम ठीक हो? उसने अब भी मेरी तरफ नहीं देखा, लेकिन आवेश उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। हाँ, मैंने फटे बांस जैसी आवाज़ में बोली। मेरा ध्यान भटकाओ, प्लीज़, उसने आदेश दिया। मैं तुम्हारी बात सुन नहीं पाई। उसने तेजी से सांस छोड़ी। किसी महत्वहीन चीज के बारे में तब तक बोलती रहो जब तक कि मैं शांत न हो जाऊं, उसने स्पष्ट किया। अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी नाक के पुल को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच दबा लिया। ओह, मैं अपने दिमाग में किसी महत्वहीन बात की तलाश करने लगी। मैं कल स्कूल से पहले टाइलर क्राउली पर गाड़ी चढ़ाने वाली हूँ। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन उसके मुंह के कोने हिले। क्यों? वो हर एक से कह रहा है कि वो मुझे प्रॉम हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए डांस पार्टी में ले जा रहा है। या तो उसका दिमाग सरक गया है या फिर वो मुझे टक्कर मारने के प्रयास की भरपाई कर रहा है। वह सोचता है कि प्रॉम में ले जाने से हिसाब बराबर हो जाएगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं उसे टक्कर मार दूँ तो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा और वह बदला चुकाने की कोशिश छोड़ देगा। मुझे दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है और अगर टाइलर मुझे अकेला छोड़ देगा तो लॉरेन की दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी। मुझे उसकी सेंट्रा के परखच्चे उड़ाने पड़ सकते हैं। अगर उसके पास कार नहीं होगी तो वह किसी को प्रॉम में कैसे ले जा सकता है? मैं बकवास करती रही। मैंने उसके बारे में सुना था। उसने थोड़ा ज्यादा शांत होकर कहा। तुमने सुना था? मैंने अविश्वास में पूछा और मेरी पुरानी चिढ़ भड़क उठी। अगर वह गर्दन के नीचे से अपाहिज हो जाए तब तो वह प्रॉम में नहीं जा सकता। मैंने अपनी योजना में थोड़ा फेरबदल कर लिया। एडवर्ड ने आह भरकर अपनी आंखें खोलीं। बेहतर। दरअसल नहीं। मैंने इंतजार किया, लेकिन वह दोबारा नहीं बोला। वह पीछे सीट पर सिर टिकाकर कार की छत को घूरने लगा। उसका चेहरा सख्त था। क्या गड़बड़ है? मेरी आवाज़ फुसफुसाहट में बाहर निकली। कई बार मुझे अपने गुस्से के साथ समस्या होती है, बेला। वह भी फुसफुसा रहा था और खिड़की से बाहर देखते समय उसकी आंखें सिकुड़ गईं। लेकिन यह अच्छा नहीं रहेगा अगर मैं पलट कर जाऊं और उन लोगों को पकड़। उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, बल्कि दूर देखने लगा और अपने गुस्से को काबू में करने के लिए एक पल जूझा। कम से कम, उसने आगे कहा, मैं खुद को यही विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था। ओह, ये शब्द नाकाफी लग रहा था, लेकिन मैं इससे बेहतर प्रतिक्रिया नहीं सोच पाई। हम खामोशी में बैठे रहे। मैंने डैशबोर्ड की घड़ी देखी। 6:30 से ज़्यादा समय हो गया था।
जेसिका और एंजेला चिंता कर रही होंगी, मैं बुदबुदाई। मुझे उनसे मिलने जाना था। उसने एक शब्द बोले बिना इंजन चालू कर दिया, शांत अंदाज में पलटा और तेज गति से शहर की तरफ चल दिया। हम पलक झपकते ही सड़क की रोशनियों के बीच पहुंच गए थे। अब भी बहुत तेजी से जा रहे थे और समुद्र तट के करीब बोर्डवॉक पर धीरे धीरे चल रही कारों के बीच से आसानी से रास्ता बना रहे थे। उसने फुटपाथ के पास इतनी कम जगह में गाड़ी पार्क की, जिसे मैं वोल्वो के लिए बहुत कम मान रही थी, लेकिन उसने एक ही झटके में ये काम प्रयासरहित तरीके से कर दिया। मैंने खिड़की से बाहर देखा। ला बेला इटालिया की रोशनी दिख रही थी और जेस तथा एंजेला उसमें से निकलकर हमसे दूर जा रही थीं। तुम्हें कैसे पता चला कि कहाँ? मैंने शुरू किया, लेकिन फिर मैंने अपना सिर हिला दिया। मैंने कार का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी और उसे बाहर निकलते देखा। तुम क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। मैं तुम्हें डिनर पर ले जा रहा हूँ। वो हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें सख्त थीं। उसने कार से बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं सीट बेल्ट खोलते समय उलझी और फिर फटाफट कार से बाहर निकल गई। वह फुटपाथ पर मेरा इंतज़ार कर रहा था। मेरे बोलने से पहले वह बोल पड़ा, जाकर जेसिका और एंजेला को रोक लो, वरना मुझे उन्हें भी खोजना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हारे नए दोस्तों से दोबारा टकराया, तो मुझे नहीं लगता कि मैं खुद को रोक पाऊंगा। मैं उसकी आवाज़ में खतरे की खनक सुनकर कांप उठी। जेस, एंजेला, मैं उनके पीछे से चिल्लाई। जब वे मुड़ी, तो मैं हाथ हिलाने लगी। वे दौड़कर मेरे पास आ गईं। उन दोनों के चेहरे पर राहत दिख रही थी, जो हैरानी में बदल गई जब उन्होंने देखा कि मेरे बगल में कौन खड़ा था। वे झिझकते हुए हमसे कुछ फुट दूर रुक गईं। तुम कहाँ थीं? जेसिका की आवाज़ में संदेह भरा था। मैं भटक गई थी, मैंने झेपकर स्वीकार किया। और फिर मैं एडवर्ड से टकरा गई। मैंने उसकी तरफ इशारा किया। क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं शामिल हो जाऊं? उसने अपनी रेशमी, आकर्षक आवाज़ में पूछा। लड़कियों के हैरान भाव देखकर मैं समझ गई कि उसने पहले कभी उन पर अपना जादू नहीं छोड़ा था। निश्चित रूप से, जेसिका धीरे से बोली। दरअसल, बेला, तुम्हारा इंतज़ार करते करते हमने खाना खा लिया था। सॉरी, एंजेला ने स्वीकार किया। ये ठीक है, मुझे भी भूख नहीं है। मैंने कंधे उचका दिए। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। एडवर्ड की आवाज़ धीमी लेकिन अधिकारपूर्ण थी। उसने जेसिका की तरफ देखकर थोड़े तेज स्वर में कहा, आपको दिक्कत तो नहीं अगर मैं आज रात बेला को अपनी कार से घर छोड़ दूं? इससे आपको उसके खाना खाते समय उसका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई समस्या नहीं है, मुझे लगता है। उसने अपना होंठ काटा। वो मेरे भाव से यह पता लगाना चाहती थी कि क्या मैं भी यही चाहती थी। मैंने उसे आंख मारी। मैं अपने संरक्षक देवदूत के साथ अकेले रहने से ज़्यादा कुछ नहीं चाहती थी। इतने सारे सवाल थे जो मैं उससे तब तक नहीं पूछ सकती थी जब तक कि हम अकेले न हों। ठीक है, एंजेला ने जेसिका से ज़्यादा जल्दी कहा। कल मिलते हैं, बेला। एडवर्ड, उसने जेसिका का हाथ पकड़कर कार की तरफ खींचा, जिसे मैं कुछ दूरी पर फर्स्ट स्ट्रीट पर खड़ी देख सकती थी। कार के अंदर पहुंचने के बाद जेस ने मुड़कर हाथ हिलाया और उसका चेहरा उत्सुकता से भरा था। मैंने भी पलटकर हाथ हिलाया और उनके दूर जाने का इंतज़ार किया, क्योंकि इसके बाद ही मैं एडवर्ड की तरफ मुड़ना चाहती थी। सच्ची, मुझे भूख नहीं है, मैंने जोर देकर कहा और उसके चेहरे की जांच करने के लिए ऊपर देखा। उसका भाव समझ में नहीं आया। मेरा दिल रख लो। वह रेस्तरां के दरवाजे तक गया और जिद्दी अंदाज में इसे खुला रखा। स्पष्ट रूप से आगे किसी बहस की गुंजाइश नहीं थी। मैं सब भरी आह भरते हुए उसके पास से होती हुई रेस्तरां में घुस गई। रेस्तरां में भीड़ नहीं थी। पोर्ट एंजेलिस में अभी पर्यटकों का मौसम नहीं चल रहा था। मालकिन महिला थी और उसकी आंखों की निगाह से मैं समझ गई कि वह एडवर्ड को तौल रही थी। उसने ज़रूरत से ज़्यादा गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। मैं इस बात पर हैरान थी कि इससे मुझे कितनी ज़्यादा परेशानी हुई। वो मुझसे कुछ इंच ज़्यादा लंबी थी और उसके अस्वाभाविक रूप से सुनहरे बाल थे। 2 के लिए टेबल। एडवर्ड की आवाज़ मनमोहक थी, चाहे उसका ऐसा इरादा रहा हो या न रहा हो।
मैंने देखा कि मालकिन की निगाह मुझ पर जाकर लौट गई। वह मेरे स्पष्ट सामान्य हुलिये से संतुष्ट थी। वो हमें एक टेबल पर ले गई जो डाइनिंग फ्लोर के सबसे भीड़ भरे इलाके के बीच थी। मैं बैठने वाली थी, लेकिन एडवर्ड ने मेरी तरफ अपना सिर हिलाया। उसने धीरे से जोर देकर होस्ट से कहा, शायद थोड़ी एकांत वाली जगह। मुझे पक्का नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एडवर्ड ने उसे टिप दी थी। मैंने पुरानी फिल्मों के अलावा किसी को टेबल से इनकार करते कभी नहीं देखा था। बिल्कुल, वो भी उतनी ही हैरान लग रही थी जितनी कि मैं थी। वो मुड़ी और हमें बूथस के एक छोटे घेरे के पार्टीशन की ओर ले गई जो सभी खाली थे। ये कैसा है, आदर्श? उसने अपनी दमकती मुस्कान दी, जिससे पल भर के लिए मालकिन के होश उड़ गए। उसने पलक झपकाते हुए अपना सिर हिलाया, आपकी वेटर तुरंत आ जाएगी। वह डगमगाती हुई दूर चली गई। सच्ची, तुम्हें लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने आलोचना की। ये न्यायोचित नहीं है। क्या नहीं करना चाहिए? उन्हें इस तरह मंत्रमुग्ध करना। शायद इस वक्त किचन में उसकी तेज तेज सांसें चल रही होंगी। एडवर्ड उलझन में दिख रहा था। ओह, छोड़ो भी, मैंने संदेह से कहा। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। उसने अपना सिर एक तरफ झुकाया और उसकी आंखें उत्सुक थीं। मैं लोगों को मंत्रमुग्ध करता हूँ। तुमने गौर नहीं किया? क्या तुम सोचते हो कि हर व्यक्ति को उसकी मनचाही चीज इतनी आसानी से मिल जाती है? उसने मेरे सवालों को नज़रअंदाज कर दिया। क्या मैं तुम्हें मंत्रमुग्ध करता हूँ? मैंने स्वीकार किया, बहुत बार। तभी हमारी वेटर आ गई। उसका चेहरा अपेक्षा से भरा था। मालकिन ने निश्चित रूप से पर्दे के पीछे उसे बताया होगा और यह नई लड़की निराश नहीं दिख रही थी। उसने एक कान के पीछे छोटे काले बाल का रेशा झटका और अनावश्यक गर्मजोशी से मुस्कराई। हेलो, मेरा नाम एम्बर है और आज रात मैं आपको सर्व करूंगी। मैं आपके पीने के लिए क्या ला सकती हूँ? मैं गौर कर रही थी कि वह सिर्फ एडवर्ड से बोल रही थी। एडवर्ड ने मेरी तरफ देखा। ये प्रश्न जैसा लगा, इसलिए मैं बोल पड़ी, मैं कोक लूंगी। 2 कोक, एडवर्ड ने कहा। मैं तुरंत लेकर आती हूँ। उसने एक और अनावश्यक मुस्कान के साथ एडवर्ड को आश्वस्त किया, लेकिन वह उसे नहीं देख रहा था, वह तो मुझे देख रहा था। क्या? मैंने पूछा, जब वह चली गई। उसकी आंखें मेरे चेहरे पर ही ठहरी रहीं। तुम कैसा महसूस कर रही हो? मैं अच्छी हूँ, मैंने जवाब दिया और मैं उसकी उत्कटता से हैरान। तुम्हें चक्कर जैसा, मतली जैसा, ठंड जैसा तो महसूस नहीं हो रहा है। क्या मुझे ऐसा महसूस करना चाहिए? मेरे हैरानी के लहजे पर वह दबी हंसी हंसने लगा। देखो, मैं दरअसल इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि तुम कब सदमे में जाती हो। उसके चेहरे पर आदर्श वक्र मुस्कान आ गई। मैं नहीं सोचती कि ऐसा होगा, मैंने कहा, जब मैं दोबारा सांस ले पाई। मैं अप्रिय चीज़ों का दमन करने में हमेशा बहुत अच्छी रही हूँ। फिर भी मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा जब तुम्हारे अंदर थोड़ी शक्कर और भोजन चला जाएगा। तुरंत ही वेट्रेस हमारे ड्रिंक और ब्रेड स्टिक्स की बास्केट लेकर आ गई। उन्हें टेबल पर रखते समय वह मेरी तरफ पीठ करके खड़ी हुई। क्या आप ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं? उसने एडवर्ड से पूछा। बेला, एडवर्ड ने पूछा। वह मेरी ओर अनिच्छा से मुड़ी। मुझे मेन्यू में जो पहली चीज़ दिखी, मैंने उसे ही चुन लिया। ओम, मैं मशरूम रवियोली लूंगी। और आप? वो एक मुस्कान के साथ उसकी ओर मुड़ी। मेरे लिए कुछ नहीं, उसने कहा। जाहिर है, नहीं। अगर आपका इरादा बदल जाए, तो मुझे बता दीजिएगा। शर्मीली मुस्कान अब भी उसके चेहरे पर थी, लेकिन एडवर्ड उसे नहीं देख रहा था, इसलिए वह असंतुष्ट होकर चली गई। पियो, उसने आदेश दिया। मैंने आदेश का पालन करते हुए सोडा की चुस्की ली और फिर ज्यादा गहराई से पीने लगी। मैं इस बात पर हैरान थी कि मैं कितनी प्यासी थी। मुझे एहसास हुआ कि मैंने पूरा गिलास खत्म कर दिया था जब उसने अपना गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया। धन्यवाद, मैं बुदबुदाई और मैं अब भी प्यासी थी। बर्फीले सोडा की ठंडक सीने में महसूस हो रही थी, जिससे मैं कांप गई। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? बस कोक की वजह से, मैंने बताया और एक बार फिर कांपी। तुम्हारे पास जैकेट नहीं है?
उसने नापसंदगी भरी आवाज में कहा। है तो। मैंने अपने पास खाली बेंच की तरफ देखा। ओह, मैं इसे जेसिका की कार में छोड़ आई थी, मुझे एहसास हुआ। एडवर्ड अपनी जैकेट उतारने लगा था। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैंने एक बार भी कभी नहीं देखा था कि उसने क्या पहना है। ये सिर्फ आज रात की ही बात नहीं थी, हमेशा की बात थी। मैं उसके चेहरे से नीचे देख ही नहीं सकती थी। अब मैंने नीचे देखा और ध्यान केंद्रित किया। वो इस वक्त हल्के मटमैले रंग की लेदर जैकेट उतार रहा था। इसके नीचे उसने आइवरी टर्टलनेक स्वेटर पहन रखा था। ये बहुत फिटिंग वाला था और उसके सीने के गठीले उभारों को साफ दिखा रहा था। उसने मुझे जैकेट थमाई और मेरे निहारने में बाधा डाली। धन्यवाद, मैंने दोबारा कहा और उसकी जैकेट में हाथ डाल लिए। ये ठंडी थी जैसी मेरी जैकेट सुबह उठाते समय थी, जब ये हवादार हॉल के रास्ते में लटकी हुई थी। मैं एक बार फिर कांपी। इसमें से गजब की खुशबू आ रही थी। मैंने सांस अंदर भरी और जायकेदार खुशबू को पहचानने की कोशिश करने लगी। इसमें से आने वाली खुशबू कोलोन जैसी नहीं थी। आस्तीनें बहुत ज्यादा लंबी थीं। मैंने उन्हें पीछे खोंज लिया ताकि मेरे हाथ आज़ाद रहें। नीला रंग तुम पर बहुत खिलता है, उसने मेरे ब्लाउज की तरफ देखते हुए कहा। मैं हैरानी से नीचे देखने लगी और जाहिर है, मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने ब्रेड बास्केट मेरी तरफ बढ़ाई। सच्ची, मैं सदमे में नहीं जा रही हूँ, मैंने प्रतिरोध किया। तुम्हें जाना चाहिए, कोई भी सामान्य व्यक्ति चला जाता। तुम तो जरा भी प्रभावित नहीं लग रही हो। वो व्यग्र दिख रहा था। उसने मेरी आंखों में घूरा और मैंने देखा कि उसकी आंखें कितनी हल्की थीं। मैंने आज तक उसकी आंखों का इतना हल्का रंग नहीं देखा था। सुनहरा बटरस्कॉच। मैं तुम्हारे साथ बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ। मैं इतनी सम्मोहित थी कि मैंने दोबारा सच बोल दिया। इससे वह नाखुश हुआ और उसकी भौं उठ गई। उसने त्योरी चढ़ाते हुए अपना सिर हिलाया। यह मेरी योजना से ज्यादा जटिल है, उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। मैंने एक ब्रेडस्टिक उठाए और इसके सिरे को कुतरते समय उसके भाव को तौलने लगी। मैं दरअसल ये सोच रही थी कि उससे सवाल पूछना कब ठीक रहेगा। अच्छे, जब तुम्हारी आंखें इतनी हल्की होती हैं, तो तुम आमतौर पर मूड में रहते हो, मैंने टिप्पणी की और उसका ध्यान उस तरफ से हटाने की कोशिश की, जिस भी विचार की वजह से वह त्योरी चढ़ा रहा था और गंभीर हो गया था। उसने स्तब्ध होकर मेरी तरफ देखा। क्या, जब तुम्हारी आंखें काली होती हैं, तब तुम ज्यादा चिड़चिड़े होते हो? तब मैं इसकी उम्मीद करती हूँ, मैंने आगे कहा। इसके बारे में मेरा एक अनुमान है। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। और अनुमान? मैंने ब्रेड का एक छोटा टुकड़ा चबाया और तटस्थ दिखने की कोशिश करने लगी। मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम ज्यादा समझदारी का परिचय दोगी। या फिर तुम अब भी कॉमिक बुक्स में लिखी हुई बातें दोहराओगी। उसकी हल्की मुस्कान चिढ़ाने वाली थी, लेकिन आंखें अब भी कसी हुई थीं। नहीं, मुझे यह विचार कॉमिक बुक से नहीं मिला है, लेकिन इसे मैंने खुद भी ईजाद नहीं किया है, मैंने स्वीकार किया। बोलो, उसने उकसाया, लेकिन तभी वेट्रेस मेरा भोजन लेकर पार्टीशन के पार आ गई। मुझे एहसास हुआ कि हम अनजाने में ही टेबल के पार एक दूसरे के करीब झुक गए थे, क्योंकि वेट्रेस के करीब आने पर हम दोनों को ही सीधा होना पड़ा। उसने डिश मेरे सामने रख दी। यह काफ़ी अच्छी दिख रही थी और जल्दी से एडवर्ड की ओर मुड़ी। क्या आपका इरादा बदला? उसने पूछा। क्या कोई और चीज़ जो मैं आपको दे सकती हूँ? शायद मैं उसके शब्दों में दोहरे अर्थ की कल्पना कर रही थी। नहीं, आपको धन्यवाद, लेकिन थोड़ा और सोडा अच्छा रहेगा। उसने लंबे सफ़ेद हाथ से मेरे सामने के खाली गिलासों की तरफ इशारा किया। बिल्कुल, वो खाली गिलास हटाकर चली गई। तुम कह रही थी? उसने पूछा। मैं इस बारे में तुम्हें कार में बताऊंगी, अगर मैं ठहरी। शर्तें हैं। उसने एक भौं उठाई, उसकी आवाज़ परेशान थी। जाहिर है, मेरे मन में कुछ सवाल हैं। जाहिर है। वेट्रेस 2 और कोक लेकर आई। इस बार उसने कुछ कहे बिना उन्हें नीचे रखा और चली गई। मैंने एक चुस्की ली। तो अब बताओ, उसने कहा, उसकी आवाज़ अब भी सख्त थी। मैंने सबसे कम जटिल प्रश्न से शुरू किया, या कम से कम मुझे ऐसा लग रहा था। तुम पोर्ट एंजेलिस में क्यों हो?
उसने नीचे की तरफ देखा और अपने बड़े हाथों को टेबल पर धीरे धीरे मोड़ा। उसकी आंखें पलकों के नीचे से थरथर आईं और उसके चेहरे पर बनावटी हंसी का संकेत था। अगला, लेकिन ये तो सबसे आसान वाला है, मैंने आपत्ति की। अगला, उसने दोहराया। मैंने कुंठित होकर नीचे की तरफ देखा। मैंने छुरी कांटे वाला पैकेट खोला और उसमें से कांटा निकालकर एक रेवियोली में सावधानी से चुभाया। मैंने इसे अपने मुंह में धीरे धीरे रखा। मैं अब भी नीचे देख रही थी और चबाते हुए सोचती जा रही थी। मशरूम अच्छे थे। मैंने गटका और ऊपर देखने से पहले कोक की एक और चुस्की ली। तो ठीक है, मैंने उसे गुस्से से घूरा और धीरे धीरे आगे बोलती रही। चलो मान लेते हैं, जाहिर है ये काल्पनिक है कि कोई जान सकता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, मन की बात पढ़ सकता है, कुछ अपवादों को छोड़कर। सिर्फ एक अपवाद, उसने सुधार किया, काल्पनिक रूप से। ठीक है, एक अपवाद को छोड़कर। मैं रोमांचित थी कि वह इस खेल को खेल रहा था, लेकिन मैंने सामान्य दिखने की कोशिश की। ये कैसे काम करता है? सीमाएं क्या हैं? वह कोई व्यक्ति सही समय पर किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे खोजेगा? उसे कैसे पता चलेगा कि वह दूसरा व्यक्ति मुश्किल में है? मैंने सोचा कि क्या वह मेरे उलझे हुए प्रश्नों को समझ पाएगा। काल्पनिक रूप से उसने पूछा। बिल्कुल, देखो, अगर वह व्यक्ति, चलो हम उसे जो नाम देते हैं, मैंने सुझाव दिया। वह व्यंग्यपूर्ण अंदाज में मुस्कुराया। जो ठीक है, अगर जो ध्यान दे रहा हो तो समय के इतने सटीक होने की जरूरत नहीं होती। उसने सिर हिलाकर अपनी आंखें घुमाईं। सिर्फ तुम ही इतने छोटे कस्बे में मुश्किल में फंस सकती हो। जानती हो, तुम यहाँ की अपराध दर के आंकड़ों को एक दशक के लिए तबाह कर सकती थी। हम काल्पनिक प्रकरण की बात कर रहे थे, मैंने उसे ठंडे लहजे में याद दिलाया। वह मेरी तरफ देखकर हंसा, उसकी आंखों में उष्ण भाव था। हाँ, वो तो है, वह सहमत हुआ। क्या हम तुम्हें जेन नाम दे सकते हैं? तुम्हें कैसे पता? मैं अपनी उत्कटता नहीं छिपा पाई। मुझे एहसास हुआ कि मैं दोबारा उसकी तरफ झुक रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि वह डावाडोल है और किसी आंतरिक दुविधा की वजह से अनिश्चित है। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली और मैंने अंदाजा लगाया कि वह उसी समय ये निर्णय ले रहा था कि मुझे सच बताए या न बताए। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं बुदबुदाई। मैंने बिना सोचे उसके मुड़े हाथों को छूने के लिए हाथ बढ़ा दिया, लेकिन उसने उन्हें हल्का सा पीछे सरका लिया। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैं नहीं जानता कि मेरे पास अब कोई दूसरा विकल्प है। उसकी आवाज़ लगभग कानाफूसी के स्तर पर थी। मैं गलत था, तुम्हारी नज़रें मेरी उम्मीद से ज़्यादा तेज़ हैं। मैंने तो सोचा था कि तुम हमेशा सही होते हो। मैं हुआ करता था। उसने एक बार फिर अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हारे बारे में एक और मामले में गलत हूँ। तुम दुर्घटनाओं के लिए चुंबक नहीं हो, ये पर्याप्त बड़ी श्रेणी नहीं है। तुम तो मुश्किल के लिए चुंबक हो। अगर 10 मील के दायरे के भीतर कोई खतरनाक चीज़ है, तो ये हमेशा तुम्हें खोज लेगी। और तुम खुद को इसी श्रेणी में रखते हो। मैंने अंदाज़ा लगाया। उसका चेहरा ठंडा और भावशून्य हो गया। निस्संदेह, मैंने एक बार फिर टेबल पर अपना हाथ बढ़ाया। उसने एक बार फिर उसे हल्का सा पीछे खींचा, लेकिन इस बार मैंने ज़बरदस्ती अपनी अंगुलियों से उसके हाथ के पीछे वाले हिस्से को हल्के से छू लिया। उसकी त्वचा किसी पत्थर की तरह ठंडी और सख्त थी। धन्यवाद, मेरी आवाज़ कृतज्ञता से लबरेज थी। ये 2 बार हो गया। उसका चेहरा नर्म दिखने लगा। हम तीसरी बार की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है? मैंने मुंह बनाया, लेकिन सिर हिला दिया। उसने अपना हाथ मेरे हाथ के नीचे से निकाला और अपने दोनों हाथ टेबल के नीचे रख लिए, लेकिन वह मेरी तरफ झुक गया। मैं तुम्हारा पीछा करते हुए पोर्ट एंजेलिस आया, उसने स्वीकार किया और वह तेजी से बोल रहा था। मैंने पहले कभी किसी खास इंसान को जीवित रखने की कोशिश नहीं की है और ये काम मेरी उम्मीद से ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि यह तुम हो। सामान्य लोगों का दिन इतनी सारी विपत्तियों के बिना आराम से गुजर जाता है। वह ठहरा। मैंने सोचा कि क्या मुझे इस बात पर चिढ़ना चाहिए कि वो मेरा पीछा कर रहा था। इसके बजाय मैं खुशी की एक अजीब तरंग महसूस कर रही थी।
उसने घूरा। वो शायद सोच रहा था कि मेरे होंठ अनैच्छिक मुस्कान में क्यों मुड़ रहे थे। क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद मेरा आखिरी पल वैन के समय ही आ गया था और तुम किस्मत के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे थे? मैंने खुद को भटकाते हुए अटकल लगाई। वो पहली बार नहीं था, उसने कहा, और उसकी आवाज़ सुनना मुश्किल था। मैंने आश्चर्य में उसे घूरा, लेकिन वो नीचे देख रहा था। तुम्हारा आखिरी पल तो तभी आ गया था जब मैं तुमसे पहली बार मिला था। मुझे उसके शब्दों में डर की लहर महसूस हुई और मुझे अचानक याद आ गया कि उसकी हिंसक आंखों ने मुझे कितनी नफरत से घूरा था। लेकिन उसकी उपस्थिति में मैं सुरक्षा का जो प्रबल एहसास महसूस करती थी, उससे वह डर चला गया। जब तक उसने मेरी आंखों को पढ़ने के लिए ऊपर देखा, उनमें डर का कोई नामोनिशान नहीं था। तुम्हें याद है? उसने पूछा। उसका देवदूत जैसा चेहरा गंभीर था। हाँ, मैं शांत थी। और तुम अब भी यहाँ बैठी हो? उसकी आवाज़ में अविश्वास का पुट था। उसने एक भौं उठा ली। हाँ, मैं यहाँ बैठी हूँ। तुम्हारे कारण। मैं ठहरी, क्योंकि किसी तरह तुम जानते थे कि आज मुझे कैसे खोजना है। मैंने कहा। उसने अपने होंठ इकट्ठे दबाए और सिकुड़ी आंखों से मुझे घूरा। लग रहा था कि वह एक बार फिर निर्णय ले रहा था। उसने मेरी भरी प्लेट को देखा और फिर मुझे देखा। तुम खाओ, मैं बोलूँगा, उसने सौदा किया। मैंने जल्दी से रेवियोली को एक बार फिर उठाया और मुंह में डाल लिया। यह उम्मीद से ज़्यादा मुश्किल है तुम पर नज़र रखना। आमतौर पर मैं किसी को बहुत आसानी से खोज सकता हूँ, बशर्ते मैं उसके मन को पहले पढ़ चुका हूँ। उसने मेरी तरफ चिंता से देखा और मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी जगह पर जम गई थी। मैंने गटकने में पूरा जोर लगाया और इसके बाद एक और रेवियोली खा ली। मैं जेसिका पर नज़र रखे हुए था, लेकिन सावधानी से नहीं। जैसा मैंने कहा था, सिर्फ तुम ही पोर्ट एंजेलिस में मुश्किल को खोज सकती हो, और जब तुम अकेले चली गईं, तो पहले पहल तो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर जब मुझे एहसास हुआ कि तुम अब उसके साथ नहीं हो, तो मैं तुम्हारी तलाश करते हुए उस बुक स्टोर तक गया जो मैंने उसके दिमाग में देखा था। मैं समझ सकता था कि तुम अंदर जाने के बजाय दक्षिण दिशा चली गई थीं। और मैं जानता था कि तुम्हें जल्दी ही पलटना होगा, इसलिए मैं बस तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, यूं ही सड़क पर जा रहे लोगों के विचारों में खोज रहा था, ये देखने के लिए कि क्या किसी ने तुम पर गौर किया था, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम कहाँ हो। मेरे पास चिंता करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन मैं अजीब तरह के तनाव में था। वो विचारों में खो गया, मेरे पार देखने लगा और ऐसी चीज़ें देखने लगा जिनकी मैं कल्पना नहीं कर सकती थी। मैं गोल चक्कर लगाने लगा, फिर भी सुनता रहा। सूरज आखिरकार अस्त हो रहा था और मैं बाहर निकलकर तुम्हारे पीछे पैदल जाने वाला था। और फिर वह रुक गया और उसने अपने दांत अकस्मात आवेश में भींच लिए। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर क्या हुआ? मैं फुसफुसाई। वो मेरे सिर के ऊपर से घूरता रहा। मैंने सुना कि वे क्या सोच रहे थे। वो गुर्राया, उसका ऊपरी होंठ उसके दांत के ऊपर हल्का सा मुड़ गया। मैंने उसके दिमाग में तुम्हारा चेहरा देखा। एडवर्ड अचानक आगे झुका। उसकी एक कोहनी टेबल पर नजर आई, उसका हाथ उसकी आंखों को ढक रहा था। ये गतिविधि इतनी तीव्र थी कि मैं चौंक गई। ये बहुत मुश्किल था। तुम कल्पना भी नहीं कर सकती कि यह मेरे लिए कितना मुश्किल था कि मैं सिर्फ तुम्हें ले जाऊं और उन लोगों को छोड़ दूं। जिंदा। उसकी आवाज़ उसकी बांह से धीमी हो गई थी। मैं तुम्हें जेसिका और एंजेला के साथ जाने देता, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैं अकेला रहा तो मैं उनकी तलाश में जा सकता हूँ। उसने फुसफुसाते हुए स्वीकार किया। मैं वहाँ स्तब्ध बैठी रही और मेरे विचार अस्त व्यस्त थे। मेरे हाथ मेरी गोद में बंधे थे और मैं कमजोरी से सीट से टिकी थी। उसका चेहरा अब भी उसके हाथ पर था और यह अब भी इतना स्थिर था मानो उसे उस पत्थर से तराशा गया था, जो उसकी त्वचा के रंग से मेल खाता था। आखिरकार उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली और उसकी आंखों में भी बहुत से सवाल नजर आए। क्या तुम घर जाने को तैयार हो? उसने पूछा। मैं यहाँ से चलने को तैयार हूँ, मैंने शब्दों को अलग तरीके से कहा। मैं बहुत कृतज्ञ थी कि हमारे पास इकट्ठे समय बिताने के लिए 1 घंटे का समय और था जब हम कार से वापस लौटते।
मैं उसे गुड बाय कहने के लिए तैयार नहीं थी। वेट्रेस प्रकट हो गई, जैसे उसे बुलाया गया हो या वह देख रही हो। आपको कैसा लगा? उसने एडवर्ड से पूछा। हम चेक के लिए तैयार हैं, धन्यवाद। उसकी आवाज़ शांत थी, थोड़ी खुरदुरी थी और उसमें हमारी बातचीत का खिंचाव प्रतिबिंबित हो रहा था। इससे वो उलझन में पड़ गई। एडवर्ड ने इंतजार करते हुए देखा। बिल्कुल, उसने हकलाते हुए कहा। ये लीजिए। उसने अपने काले एप्रन के सामने वाले पॉकेट से लेदर का छोटा फोल्डर निकालकर एडवर्ड को थमा दिया। उसके हाथ में पहले ही एक नोट था। उसने इसे फोल्डर में रखकर उसे थमा दिया। बाकी आप रख लेना। वह मुस्कुराया, फिर वह खड़ा हुआ और मैं अजीब तरीके से अपने पैरों पर खड़ी हुई। वेट्रेस ने एक बार फिर उसकी तरफ आमंत्रण की मुस्कान बिखेरी। आपकी शाम अच्छी रहे। वेट्रेस को धन्यवाद देते समय भी एडवर्ड ने मुझसे नजरें नहीं हटाईं। मैंने अपनी मुस्कान दबा ली। एडवर्ड दरवाजे तक मेरे बगल में करीब चला, लेकिन मुझे न छूने के मामले में वह अब भी सावधान था। मुझे याद आया कि जेसिका ने माइक के साथ उसके संबंध के बारे में क्या कहा था कि वे लगभग पहले चुंबन की कगार पर थे। मैंने आँख भरी। लगता था एडवर्ड ने मेरी बात सुन ली और वह जिज्ञासा से नीचे देखने लगा। मैंने फुटपाथ की तरफ देखा और शुक्र मनाया कि वो मेरे मन की बात पढ़कर यह नहीं जान सकता था कि मैं क्या सोच रही थी। उसने यात्री द्वार खोला, मेरे बैठने तक इसे खोले रहा और मेरे पीछे हौले से बंद किया। मैंने उसे कार के सामने से दूसरी तरफ जाते देखा और एक बार फिर हैरान हुई कि वह कितना आकर्षक था। मुझे शायद अब तक इसका आदी हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं हुई थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि एडवर्ड इस किस्म का इंसान नहीं है जिसका कोई आदी हो सकता है। कार के भीतर बैठने के बाद उसने इंजन चालू किया और हीटर तेज कर दिया। मौसम बहुत ठंडा हो गया था और मैंने अंदाज़ा लगाया कि अच्छा मौसम खत्म होने वाला है। वैसे उसकी जैकेट गर्म थी और जब भी मुझे लगता था कि वह देख नहीं रहा है, तो मैं इसकी खुशबू सूंघती रहती थी। एडवर्ड ने एक तरह से बिना देखे ट्रैफिक के बीच से गाड़ी निकाली और मुख्य सड़क की तरफ चल दिया। अब, उसने जोर देकर कहा, तुम्हारी बारी है।